नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान एन.के. सूद रॉ इंटेलिजेंस के लिए 38 साल काम करने के बाद रिटायर्ड लाइफ के साथ साथ देश के हित में जितनी भी बातें हैं उनको उठाते रहते हैं। उन मुद्दों पर एक विशेष चर्चा रिपब्लिक डे को लेकर। स्वागत है सूद साहब आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सूद साहब, 73वें रिपब्लिक डे को लेकर आतंकवादियों की एक थ्रेट, ऐसा इंटेलिजेंस के सोर्सेज से पता लग रहा है जी। आपका क्या मानना है कि ये जो थ्रेट है ये सिर्फ भारत के लिए है या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? देखिए, ये जो लोग थ्रेट है 26 जनवरी को, और ये स्पेशली प्रधानमंत्री को भी है और हमारे देश की सॉवरेनिटी को भी, इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसको चैलेंज कौन कर रहा है? इसको चैलेंज कर रहे हैं एंटी नेशनल लोग, चाहे वो पाकिस्तान की ISI है, चाहे यहाँ पे खालिस्तानी है, चाहे यहाँ पे दूसरे इस्लामिस्ट हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की पीस किस तरीके से डिस्टर्ब हो। लेकिन एक मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि जब हमारा 15 अगस्त का फंक्शन होता है किसी भी कंट्री के अंदर, उस टाइम पे हमारी जो एम्बेसीज है, हाई कमीशंस है, उनके बाद डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तान की ISI करता है। इनका जो रिपब्लिक डे का या इंडिपेंडेंस का डे होता है वो होता है 14, जो इनका जो इंडिपेंडेंस का डे है वो 14 अगस्त है। उसके बाद जब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस का डे होता है, ये अपना डे बना करके ये हमारे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब करने के लिए। और ये पाकिस्तान पिछले 73 साल से ये काम कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान को इसके ऊपर नकेल लगानी पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर इस इशू के ऊपर बहुत जल्दी नकेल लगाएगी। सूद साहब, रिपब्लिक डे हमारा हर साल होता है, हर साल थ्रेट भी आती है। क्या ये थ्रेट किसी मायने में डिफरेंट है? देखिए, ये थ्रेट इस टाइम पे बड़ा स्पेशल थ्रेट है, बड़ा एक समझिए कि मैं सोचता हूँ कि बहुत मेजर थ्रेट है, क्योंकि हर एक साल थ्रेट होती है, उसको हम काउंटर करते हैं। लेकिन इस थ्रेट पे जो हमारे ISI के लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो ज़्यादा बोल्डन हो गए हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले PM मोदी का जो मोटरकेड है उसको फिरोजपुर में रोका गया। उसके अंदर हाथ किसका था? हाथ था कांग्रेस पार्टी का, हाथ था खालिस्तानियों का, हाथ था पाकिस्तान की ISI का। इस एक्शन से वो बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन हो गया, क्योंकि PM मोदी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। PM मोदी ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि यहाँ पे सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ये लोग इस टाइम चाहते थे इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस हो। इसलिए जो इस टाइम पे सिचुएशन बनने वाली है 26 जनवरी को, ये ज़्यादा सीरियस है। इससे पहले आपको पता है कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? लाल किले पर अटैक कर दिया गया था। PM मोदी ने तब भी सिचुएशन को हाथ से निकलने नहीं दिया। अटैक जरूर हुआ, लेकिन PM मोदी का पर्पस ये था इस इशू को इंटरनेशनलाइज ना किया जाए। लेकिन इस टाइम पे जो ये थ्रेट बन रहा है, ये बन रहा है एक पाकिस्तान की तरफ से, ISI की तरफ से, और साथ में पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं अफगानी, जो अफगान की गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की ISI को सपोर्ट करते हैं, और साथ में खालिस्तानी मिले हैं। ये तीनों के तीनों देखा जाए तो पाकिस्तान का हाथ है। और एक ये मेजर कंसिडरेशन हमारी कंट्री के लिए मेजर थ्रेट है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं PM मोदी को किस ना किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए ताकि इंडिया कमज़ोर हो जाए। आप देखते हैं कि इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ जब हमारे CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसमें मैंने कहा कि उसके अंदर भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन एक ये जो प्लान है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। सूद साहब, इस बार 73वें गणतंत्र दिवस पर 5 कंट्रियां जो रशिया से अलग हुई हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब के प्रेसिडेंट के भी आने की संभावना है जी। तो इनके साथ भारत का रिलेशन और उस रिलेशन को लेकर पाकिस्तान खास तौर से, और जो अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर किस नज़र से देखा जा सकता है? देखिए, ये जो 5 कंट्री के यानी कि CAR कंट्रीज़ के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनके हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर। इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं वो रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, और इन कंट्री को दूसरी तरफ से चाइना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। पीछे OIC की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इन कंट्रीज़ के भी हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाया गया था, लेकिन इन 5 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट उन्होंने वो मीटिंग कट करके इंडिया में मीटिंग की जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बुलाई थी। और साथ में दूसरी बात यह है कि ये 5 कंट्री में से 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अफगानिस्तान से बॉर्डर लगते हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे इंडिया से और इन रिपब्लिक कंट्री से यानी कि CR कंट्री से एक रिवेंज लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ पे 5 कंट्री के जो हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, ये हमारे लिए बड़ा एक मेजर इशू है, एक नेचुरली डिप्लोमेटिक विन भी है, और एक इंडिया जो अपना एक रास्ता बनाना चाहता है रशियन रिपब्लिक की तरफ यानी कि CR कंट्रीज़ की तरफ, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के साथ कुछ डिस्कंटेंट लोग हैं, जैसे
जो अफ़गान के ग्रुप्स हैं जो इस टाइम पे तालिबान गवर्नमेंट में हैं तो सही, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट से कुछ अलग हैं, जिसके साथ पाकिस्तान की आईएसआई के डिफरेंस लिंक्स हैं। आपने देखा होगा जब यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो कुछ मिलिटेंट ग्रुप, हाफिज सईद जैसे लोग, वो गए थे पाकिस्तान, तालिबान के लोगों से मिले थे, और पाकिस्तान शुरू से कोशिश कर रहा है कि उसको पता था कि अगर तालिबान आएगी तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी करने में। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इमरान खान ने एक पीस प्लान डिक्लेयर किया है, पीस प्लान निकाला है। वो चाहता है इंडिया से अच्छे रिलेशन करना, लेकिन पाकिस्तान का एक ढकोसला है। पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान से कहा हुआ है कि अगर हमारे साथ पीस चाहते हो तो आपको मिलिटेंट एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ेगी। लेकिन इस टाइप की जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए हैं, एक बड़ा सीरियस इशू है इंडिया के लिए, और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। इससे पाकिस्तान के, मैं सोचता हूँ कि उनके दिन पूरे होने वाले हैं। ये जो पाकिस्तान की कोशिश है इंडिया के रिपब्लिक डे पे अटैक करना, ये पाकिस्तान के लिए एक डेथ नेल है या पाकिस्तान के लिए एक सुसाइड है। सूद साहब, ये तो पाकिस्तान और विदेशों में रहने वाले ग्रुपों की बात है। भारत के अंदर ऐसे कितने टेररिस्ट एक्टिविस्ट या ग्रुप हैं जो ये इस थ्रेट में पाकिस्तान का या विदेशी शक्तियों का साथ दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो आपने देखा जैसे पीएम मोदी का मोटरकेड रोका गया, किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और वो पॉलिटिकल पार्टीज आज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं पीएम मोदी को डेथ तो नहीं हुई, मरे तो नहीं, गोली तो नहीं लगी। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं जो इंडिया को कमज़ोर करना चाहती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे कुछ ऐसे लगता है कि उनके यहाँ पे दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई पॉलिसीज़ हैं ना कोई प्रोग्राम्स हैं, और उनको एक जो थ्रेट है वो है पीएम मोदी से, क्योंकि पीएम मोदी के पास प्लान्स भी हैं, एक्शंस भी है, उनके अंदर इंप्लीमेंटेशन करने की पावर भी है। और आज इंडिया की इकोनॉमी इस तरीके से बढ़ रही है, इंडिया की डिफेंसेस इस तरीके से बढ़ रही है, जिससे ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। इन्होंने इतने साल तक इंडिया के अंदर ऐसे काम किए कि जिससे हमारी कंट्री कमज़ोर हो, हमारी डिफेंस फोर्सेस को निगलेक्ट किया, हमारी इकोनॉमी को भी इन्होंने किसी तरीके से बढ़ने नहीं दिया, और यहाँ पे एक मुस्लिम या इस्लामिस्ट को यहाँ पे प्रमोट किया। लेकिन अब ये सिचुएशन ये आ गई है कि एक नाव उल्टी चलनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के आने से ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये इनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। इनको लगता है कि इनके ऊपर अटैक हो रहा है। इनको जो पॉलिटिशियंस हैं जो यूज़ करते थे, इसकी वजह से एक इंडिया के अंदर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है, और इस सिचुएशन को डील करने के लिए पीएम मोदी के अंदर पावर भी है, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है। सूद साहब, ये जो सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा क्या हो सकता है? क्या 5 राज्यों का चुनाव, इस सब को लेकर ये सब चीजें की जाए? देखिए, चुनाव हो या ना हो, लेकिन रिपब्लिक डे में तो होता ही है। लेकिन अब आप देखिए कुछ हालत ऐसी हो गई है कि जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, उसने जब 2014 का इलेक्शन जीता उसको 49 सीटें मिली पार्लियामेंट के अंदर, पहले उनकी 300 सीटें थी। जब 2019 का इलेक्शन हुआ उनकी पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली, और वो पार्टी आज बहुत सी स्टेट से बाहर हो गई है। इसलिए वो पार्टी ये सोचती है कि शायद उनकी जो यहाँ पे विरासत है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके काफ़ी जो, स्पेशली कहूँगा कि जो गांधी परिवार के या राहुल गांधी के पिताजी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दादी वो भी प्राइम मिनिस्टर थी, और साथ में उनके जो जवाहरलाल नेहरू है वो भी यहाँ थे। तो 70 साल में से 60 साल तो इनका रूल रहा। तो ये सोचते हैं कि इनके पास पूरी राइट है पीएम बनने की, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए ये अपने आप को इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि इस यहाँ पे कोई भी पावर में रह नहीं सकता इनकी मर्जी के बगैर। इसीलिए ये पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये पीएम मोदी से इसलिए डिस्टर्ब है कि पीएम मोदी ने जिस टाइप की प्रोग्रेस की, आप देखिए क्या हो रहा है। राम मंदिर खुल गया, सोमनाथ मंदिर उसकी रेनोवेशन हो गई, बड़े तरीके सामने आ रहा है। साथ में आप देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल, साथ में दिल्ली के अंदर जो हनुमान मंदिर है उसकी रेनोवेशन हो रही है। जितने भी हमारे मतलब एक देश की धरोहर हैं, जितनी भी धरोहर हैं हमारे देश की, उनको हमारे जो कंट्री के अंदर इस टाइम पे प्रमोट किया जा रहा है। नहीं तो इस कंट्री के अंदर क्या था कि मुगल जो यहाँ पे लूट मार करने आए थे, हिंदुओं का मर्डर कर गए, हिंदुओं के अंदर इनके मंदिर तोड़ गए, और यहाँ पे कत्ल कर गए कितने कितने सिविलियंस का और सबका। आज उनके नाम पे दिल्ली के अंदर नाम रखे गए हैं। अकबर रोड, अकबर कौन था जिसने दिल्ली को बर्बाद किया, इंडिया को बर्बाद किया? औरंगजेब रोड। इसके बदले नाम होने चाहिए यहाँ पे महाराणा प्रताप रोड, काशी रोड या शिवाजी रोड। उनके नाम पे नहीं है, लेकिन इनके नाम पे नाम है, और ये किसने रखे? कांग्रेस ने। तो ये हमारी कंट्री में जो इन्होंने एक गदर फैला के रखा है, हमको इन्होंने मिसलीड करके रखा। आप देखिए, जो मैं बात करता हूँ महाराणा प्रताप की, ये कहा गया महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, उसके बाद उनकी हिस्ट्री में कोई नाम नहीं है। ये सारी बात गलत है। ना तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे, ना उसके बाद उनका डेथ हो गई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप ने 36,000 मुगल सैनिकों को उनको अपने कब्जे में कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था। लेकिन
हमारे कंट्री के अंदर ये जो कांग्रेस ही है ना तो हमें हिस्ट्री ठीक बताना चाहते हैं, और ये जो हमारी हिस्ट्री या हमारी जो एक पहचान है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं यहाँ पे 26 जनवरी ना मनाया जाए, यहाँ 15 अगस्त ना मनाई जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसे लोगों को सपोर्ट करके इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सूद साहब, भारत सांस्कृतिक केंद्र, हिंदू संस्कृति का केंद्र है। हिंदू संस्कृति का केंद्र केवल एकमात्र इस समय जो बचा हुआ देश है वो भारत है। अब उसके प्रतीक के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर आना और भारत के उत्थान में, विश्व में उसके स्थान को दिलाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत में जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके समर्थन से इनको और इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है? देखिए, अगर हम पुरानी बात करें तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहती थी। एक उसमें चाइना है, पाकिस्तान तो इंडिया के पीछे लगा ही रहा है, दूसरा इवन अमेरिका की CIA वो भी डिस्टर्ब करती थी। लेकिन PM मोदी के आने के बाद एक लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की रेपुटेशन बढ़ी है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पहचान होनी शुरू हुई है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया को एक बड़ी पावर माना जाना शुरू हुआ है। और इस टाइम पे ये माना जा रहा है कि इंडिया आज वर्ल्ड की 5 नंबर की इकोनॉमी है और बहुत जल्दी इंडिया वर्ल्ड की नंबर 3 की इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन इससे कुछ लोग बड़े खुश भी हैं जो इंडिया के दोस्त हैं। इंडिया की जगह जगह दोस्ती बढ़ी हुई है, इंडिया की जगह जगह पहचान चल रही है, इंडिया के साथ दूसरी तरफ तो काफ़ी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना इंडिया को फिर भी रोकने के चक्कर में है, लेकिन चाइना की आज हिम्मत नहीं हो रही। जो हमारे बॉर्डर में रेगुलरली घुसता था, साल में हर एक साल पाकिस्तान जो चाइना है वो बॉर्डर के अंदर 100 से ऊपर एनक्रोचमेंट करता था। लेकिन जब से इंडिया ने चाइना को बॉर्डर पर रोका लेह लद्दाख में, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है इंडिया के बॉर्डर में घुसने की, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है लद्दाख के आगे घुसने की। और ये इंडिया की पावर देख के कुछ लोग तो नर्वस है, लेकिन हमारे जो जहाँ तक दोस्तों की बात करो खुश भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप गल्फ़ की कंट्री लगा लीजिए, सब इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं। यूरोप लगा लीजिए, सारा इंडिया के साथ स्टैंड करता है। इवन आप अमेरिका की बात करिए, अमेरिका का भी एटीट्यूड चेंज है। लेकिन कुछ इनके अंदर ऐसे लोग हैं जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और डिस्टेबलाइज तब करते हैं जब अंदर से आपके दुश्मन बैठे हों। यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो बाहर जा कर के इन लोगों को इनवाइट करते हैं, आप इंडिया में आइए, पैसे इन्वेस्ट करिए, इंडिया को डिस्टर्ब करिए। और ये कौन से हैं? वो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं। आप देखिए कि जब यहाँ पे बाहर से आए थे लोग इंडिया पे अटैक करने, तो फॉरेन से आए थे, उनको इन्वाइट किया गया था। और ये इसी तरीके से आज देश में काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स काफ़ी अलर्ट हैं। और मैं सोचता हूँ जो भी इनके डिज़ाइंस हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। जहाँ तक PM मोदी की बात करते हैं, PM मोदी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं बाकी तरफ से बात नहीं करता कि जैसे PM मोदी ने हमारे शिव जी की जिस तरीके से आराधना की है, शिव जी की जिस तरीके से पूजा की है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के अंदर एक जागरण लेके आए, हिंदू धर्म का जागरण लेके आए और बगैर उसको किसी को डिस्टर्ब किए, उसकी वजह से एक मैं सोचता हूँ कि भगवान का हाथ है उनके पीछे। और भगवान ने उनको भेजा किसी लिए कि इंडिया को मजबूत बनाओ। उन्होंने जिस तरीके से सोमनाथ टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया, जिस तरीके से अयोध्या टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया, उसको बनाना शुरू किया, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल का काम किया और जिस तरीके से बाकी जगह भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया की प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसी भी हमारे लीडर ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया था। लेकिन PM मोदी या कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो दुश्मन भी ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इन दुश्मनों की परवाह किए बगैर PM मोदी को पूरी सिक्योरिटी मिल रही है। PM मोदी की मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड में पहचान भी बढ़ रही है, इनकी पहचान से इंडिया की पहचान बढ़ रही है, इंडिया की ताकत बढ़ रही है। सूद साहब, बब्बर खालसा, खालिस्तान के अलग अलग अलगाववादी ग्रुप, इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या होती है, भारत की प्रधानमंत्री थी, टेररिस्ट ग्रुपों का नाम आता है, खालिस्तान से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं। उसके बाद एक बड़ा लंबा पीरियड जाता है, पंजाब में असंतुलन बना रहता है, सब ठीक कर दिया जाता है। उसके ठीक होने के बाद जब भारत में दूसरा उसी कद का या उससे कहीं बेहतर कद का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, वही ग्रुप, वही एक्टिविटीज उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो दूसरी पार्टी का है, और उस समय जब इंदिरा गांधी भी एक प्रभावी प्रधानमंत्री थी तो उसके अगेंस्ट भी जाता है। क्या ये पावर है, कौन सी ये पावर है जो भारत में जब कोई मजबूत प्रधानमंत्री आता है तभी एक्टिवेट होती है? देखिए, इस टाइम पे जो ये पावर खड़ी हुई है ये सब इंटरनल है। अगर ये जितने भी एक्सटर्नल लोग हैं इनको इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये यूजलेस हैं। इस टाइम पे आप देखिएगा कि क्या हुआ कि जब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लोगों ने कैसे काम करना शुरू किया, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को स्पेशली सिलेक्ट करके भेजा इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में अगस्त 2018 में। उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू की जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है इमरान खान से। इमरान खान तो उनसे मिले नहीं। मीटिंग किससे हुई? मीटिंग उनकी हुई
वहाँ के आर्मी चीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से, उनसे गले मिले। तो क्या पर्पज़ था, किसके कहने पे गए? वो कहने पे गए कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद आप देखिए कि जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम हुआ, और ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम भी जनरल बाजवा का था, जो उन्होंने सिद्धू के कान में डाला। उसके बाद सिद्धू उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गए 2019 में, नवंबर 2019 में, और ये उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ गोपाल सिंह चावला से मिले? सिद्धू ने मना कर दिया। गोपाल सिंह चावला जो है वो खालिस्तानी है, जो पाकिस्तान बेस्ड है, और सिद्धू ने उनसे बात की, उनकी फ़ोटोएँ लीक हो गई, तो सिद्धू एक्सपोज हो गए। लेकिन सिद्धू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना तो कांग्रेस को फ़र्क पड़ा। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप किसके कहने पे आए? उन्होंने कहा कप्तान से। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह? उन्होंने कहा नहीं, बड़े कप्तान यानी कि राहुल गांधी। तो आप देखिए कि कांग्रेस का क्या एजेंडा। उसके बाद जनवरी 2020 में मणिशंकर अय्यर वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान क्या करने गए? मुसलमान तो है नहीं ये कि वहाँ पे कोई मस्जिद को देखने गए हो। वो वहाँ के टीवी चैनल्स में बैठे, टीवी चैनल्स में बैठ करके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ओपनली कि यहाँ उनसे अपील की कि आप यहाँ पे पीएम मोदी को हटाओ, इनको अपनी गुद्दी से हटाओ। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो एंकर हैं उन्होंने कहा हम कैसे हटाएंगे, आप हटाइए अगले इलेक्शन में। तो ये जो एक एटीट्यूड था, ये एक एटीट्यूड इनका कांग्रेस का ऐसा हो गया, ये इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये चाहते हैं कि ये पावर में रहें बस, और कुछ ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे पावर में रह के ये अपने धंधे करना चाहते थे, पैसे खाना चाहते थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट बैठी है वो इस धंधे में नहीं लगी है, वो इंडिया को रीबिल्ड कर रही है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रही है, जिससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं, और ये पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं। तो ये जो एक काम स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री के अंदर, गलत काम स्टार्ट हुआ। आप देखिए जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होती है तो राहुल गांधी फ़ौरन चले जाते हैं। क्या करने जाते हैं? क्या कोई प्लानिंग है? फिर यहाँ पे एंटी-सीए उसको प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट है उसमें ये लोग उसको इनकरेज करते हैं। यहाँ पे जो भी काम होता है एंटी इंडिया उसमें मिल जाते हैं। आज ये पार्टी अपने आप को इस तरीके से पेश कर रही है कि एस एंटी इंडिया पार्टी। इसीलिए कांग्रेस की जो है आज टोटल वुकत खत्म हो रही है। राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन जो पिछला इलेक्शन था लड़ने के लिए कहाँ गए? केरला के अंदर। केरला के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मेजोरिटी है। वहाँ पे हिंदी भी नहीं वहाँ पे हिंदी भी नहीं चलती, लेकिन ये वहाँ गए क्योंकि उनको पता था यहाँ लोग उनको पसंद नहीं करते। लेकिन मैं सोचता हूँ कि देखिए क्या होता है, हमारी कंट्री क्या वीक होती है? मैं नहीं समझता। हमारी कंट्री में मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारे लोग इस टाइम पे पीएम मोदी के पीछे खड़े हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस खड़ी हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा देश और स्ट्रांग बने। लेकिन दूसरी तरफ एंटी नेशनल लोग हैं, वो भी साथ इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके दिन पूरे हो रहे हैं। और इसके ऊपर हाथ किसका है? हाथ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो बात करते हैं इंडिया के साथ पीस की, दूसरी तरफ बगल में छुरी रखते हैं इंडिया को पीछे से मारने की। लेकिन ये वही हाल होगा जो शिवाजी ने किया था मुगलों का। धन्यवाद सूद साहब, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। साथियों, देश भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में भी हिंदुत्व की संस्कृति, जिसका उत्थान करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, देश ऊपर उठ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उन विदेशी ताकतों को? क्या उनको दिक्कत आती है जब भारत आगे बढ़ने का प्रयास करता है? सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि ये देश आगे बढ़ता है तो आपके खिलाफ कौन खड़ा होता है? आपके राष्ट्र के दुश्मन, आपके दिलों के, आपके देश की मन की भावनाओं के दुश्मन। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।